अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन इज़ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ एजिंग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एजिंग, एजिंग है क्या, फिर उसके हम थ्योरीज पढ़ेंगे, देन मैकेनिज़्म, फिर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एजिंग को देखेंगे, फिर हम लोग इसको रिलेट करेंगे ह्यूमन जेनेटिक के साथ एंड देन क्लिनिकल एप्लीकेशंस करेंगे एंड लास्ट हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एजिंग है क्या। एजिंग इज़ यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस characterized by the progressive decline of physiological functions। अब इस बात का मतलब क्या है कि एजिंग एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं या फिर हमारे फिजिकल फंक्शंस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है। अब इवन कि इतना कम कर देता है कि वो उसको डिजीज़ काज कर देता है या कि डेथ भी काज कर देता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन मतलब असरअंदाज होते हैं एजिंग पे। तो एक तो हमारे पास है कि जेनेटिक जीन्स में शामिल है कि आपने एजड होना है। देन हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम लोग कैसी डाइट ले रहे हैं, हमारा टॉक्सिन से क्या एक्सपोजर तो नहीं है, हम लोग यूवी रेडिएशन से कैसे बच रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। देन हम बात करते हैं कि थ्योरीज ऑफ एजिंग। हमारे पास एजिंग की 3 थ्योरीज हैं, एक जेनेटिक थ्योरी, एक डैमेज अकम्युलेशन थ्योरी और एक एपिजेनेटिक थ्योरी। जैसे कि जेनेटिक थ्योरी नाम से ही जाहिर है कि आप लोगों को के माइंड में फर्स्ट क्लिक किया होगा कि ये जेनेटिक्स में कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आ रहा है, ये जो थ्योरी है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लाइफ स्पैन जो होता है ना वो प्रोग्राम्ड होता है इन डीएनए के अंदर। अब क्या होगा, नेचुरली कुछ टाइम के बाद हमारे जो जीन्स होंगे ना डीएनए के अंदर, जो एज रिलेटेड जीन्स होंगे, वो क्या होंगे, आहिस्ता 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 वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे वो चेंज होंगे इसी तरह से वो उसे हम कहेंगे कि एजिंग कास हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने मतलब देखा होगा कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके जो इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं वो इतने डेवलप नहीं हुए हुए होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऑर्गन्स फुली डेवलप हो जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है जिसके अंदर वो फुली ग्रोन कर जाते हैं। फिर एक वो पीक आ जाती है उसकी उसकी वो फिजिकली फिट होता है, वो मेंटली फिट होता है, वो हर लिहाज से फिट होता है। फिर एक टाइम आता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन्स वो सब कुछ डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, कम होने, उसकी काम करने की कैपेसिटी कम होने स्टार्ट हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती होती वो इंसान बूढ़ा हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं कि एजिंग है। ये नेचुरली प्रोसेस है और ये हेल्दी एजिंग है। मतलब हेल्दी एजिंग क्यों है, क्योंकि ये नेचुरली है, जो शख्स पैदा हुआ उसने बड़ा होना है और फिर बूढ़ा होना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो होते तो बूढ़े हैं लेकिन वो अपनी एज के हिसाब से काफ़ी हद तक फिट होते हैं। उससे ये वो वाली एज है, मतलब यहाँ पे इनकी जो एजिंग हो रही है वो नेचुरली हो रही है, इसलिए वो क्या है कि वो हेल्दी एजिंग है। अब हम बात करते हैं सेकंड थ्योरी, डैमेज अकम्युलेशन। जैसे कि आपको ना नाम से पता चल रहा है कि डैमेज किसी चीज़ के ख़राब होने की वजह से। पहले हमने बात की जेनेटिक जो एजिंग थी, जेनेटिक एजिंग जो है ना वो नेचुरली आती है, क्यों, जैसे वो एक अपने टाइम पे आती है। लेकिन जो डैमेज अकम्युलेशन रही किसी चीज़ के डैमेज होने की वजह से आती है, ये नेचुरली नहीं आ रही होती। इसे हम कहते हैं कि ये प्री मैच्योर एजिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास म्यूटेशंस होती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और टीलोमर्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशन क्या होता है, जो हमारे डीएनए है उसके जो स्ट्रैंड्स हैं, जब वहाँ वहाँ पे म्यूटेशन हो रही होती है तो वो एक्सेसिव हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती हैं तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एजिंग काज करती हैं। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसका एक और मेन काज है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि रिसेसिव ऑक्सीडेटिव जो स्पीशीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। उससे भी क्या होगा कि एजिंग काज होगी। और एक और जो मेन रीज़न है वो क्या है कि टीलोमर्स जो है ना उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है। वो कैसे होती है कि आप लोगों को पता है कि जो टीलोमर्स होते हैं वो हमारे क्रोमेटिन के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जब ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अब हर रेप्लिकेशन के बाद, हर डिवीजन के बाद टीलोमर ने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट हो जाना होता है। तो जैसे जब टाइम स्टार्ट में होते हैं तो वो थोड़ा कम शॉर्ट होते हैं, टाइम होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग उनकी हो जाती है। तो वो क्या करती है कि डैमेज अकम्युलेशन काज कर देती है। ये वो मतलब टाइप की एजिंग है जो कि आप इस एज में नहीं होते, जैसे कि आप जवान होते हो लेकिन फिर भी आपको एजिंग आ रही होती है, ये वो वाली एजिंग है। इसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन उनको देख के लग रहा होता है कि शायद ये अपनी एज से थोड़े बड़े हैं। क्यों, क्योंकि कुछ रैंकल्स आए हुए होते हैं और कुछ वो उनकी फिजिकल इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है कि वो लगता है कि वो एजड है।
अब यहाँ पे इसको हम क्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये नेचुरली एजिंग नहीं है, अपने टाइम के साथ नहीं आ रही, तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग यूज़ करेंगे डीएनए रिपेयर, हमारे पास थेरापीज़ होती हैं। उसके बाद हम लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे। मेन जो रीज़न है लाइफ़स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे कि हम लोग जो हेल्दी डाइट यूज़ करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास इस तरह की जो प्रीमेच्योर एजिंग है वो क्योर हो जाएगी। लास्ट इज एपिजेनेटिक थ्योरी। एपिजेनेटिक जो थ्योरी है ना, इसके अंदर हम लोग, ये क्यों होती है, ये ना कुछ मॉडिफिकेशंस होती है डीएनए के अंदर, मतलब अनवांटेड चेंजेस आ जाती है डीएनए के अंदर। उससे क्या काज होती है हमारे पास एपिजेनेटिक थ्योरी। अब वो डीएनए की जो मॉडिफिकेशन है वो क्या होती है, मिथाइलेशन होती है एक तो हमारे पास, दूसरा क्या हिस्टोन ग्रुप की एडिशन हो जाती है, और लास्ट पे क्या होती है, जो मैसेंजर आरएनए होता है, नॉन कोडिंग आरएनए, वो पार्ट ले लेते हैं डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। कैसे? मिथाइलेशन जो ग्रुप है ना डीएनए का, वो क्या हो जाता है कि डीएनए के अंदर जब मिथाइल ग्रुप है ना, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट में तो जब वो ज़्यादा उसकी एक्सेसिव अमाउंट होगी, लेकिन वो इतना रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे टाइम गुजरेगा वो और एक्सेस होगा। उससे क्या होगा कि डीएनए के अंदर मिथाइल का जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा होगा, और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी काज करेगा, जिससे क्या होगा कि ये लीड्स करता है एजिंग को। देन हम बात करें हिस्टोन की मॉडिफिकेशन। हिस्टोन की जो प्रोटीन है ना, उसका जो जीन है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब वो आहिस्ता आहिस्ता जो जीन चेंज होगा, तो वो क्रोमेटिन के जो स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। जब क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो पूरे जीन का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये भी एजिंग काज करेगा। क्यों? क्योंकि जिसका जो काम था वो अपना काम से हट गया, और वो क्या करेगा, वो एजिंग काज करेगा। लास्ट पे क्या होता है हमारे पास कि नॉन कोडिंग आरएनए। अब हमारे पास जो कोडिंग आरएनए होती है, उन्होंने डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेना होता है, यहाँ पे है एजिंग से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अब जो नॉन कोडिंग आरएनएज हैं वो आगे अपना हिस्सा लेना शुरू कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास एजिंग काज होगी। ये तो थी कुछ थ्योरीज। देन बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एजिंग, कि एजिंग का प्रोसेस होता क्या है, किस मतलब तरह से परफॉर्म होता है। सबसे पहले तो हमने बात की कि टीलोमर शॉर्ट हो जाते हैं। अगर इस स्टेज पे अगर यहाँ पे डीएनए रिपेयर की थेरापी स्टार्ट कर दी जाए, तो क्या होता है कि जो है ना हमारे पास एजिंग वो ओवरकम हो सकती है। क्योंकि टीलोमर शॉर्ट हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि एजिंग काज होगी। यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ भी नहीं किया, तो अब क्या होगा कि वो डीएनए डैमेज कर देगा। डीएनए डैमेज, वही हमने पहले पढ़ा है कि डीएनए डैमेज के अंदर हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर जो डैमेज होता है, वो जेनेटिक और मॉलिक्यूलर डैमेज होता है, जैसे कि म्यूटेशंस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीलोमर शॉर्टिंग। अब जब इनको भी हम लोग नहीं, यहाँ पे डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं थेरापीज कर रहे हैं, कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि हमारी ये अब उस अगले स्टेज से भी निकल के एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर दाखिल हो जाएगा। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन वही हमने बात की है कि मिथाइलेशन का एक्सेस हो जाना, हिस्टोन का हमारे क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, मैसेंजर आरएनए का हमारे पास नॉन इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर पार्ट ले लेना। इससे क्या होगा कि ये और एजिंग काज करेगी। अब यहाँ पे भी हम लोग एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब इस स्टेज में भी हम लोगों ने एजिंग को कंट्रोल नहीं किया, तो वो दाखिल हो जाएगी हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फेक्शन के अंदर। अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि नाम से जाहिर है कि एटीपी प्रोड्यूस करती हैं। जब एटीपी इसका मतलब एक और काम भी होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन रिलेटेड स्पीशीज़ होती है ना, रिएक्टिव स्पीशीज़, उसको भी उसने ना बैलेंस करना होता है, मतलब उसको भी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कि उसका जो काम है एटीपी प्रोड्यूस करना, अब वो बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगी कि एक इंसान अपना वर्क मतलब इजीली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक जवान आदमी की निस्बत एक जो बूढ़ा आदमी होता है या बूढ़ी औरत होती है, वो अपना काम इतना आसानी से नहीं कर सकती, जैसा कि वज़न उठाना, कुछ भी भागना दौड़ना। इस तरह की जब एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो अब क्या, अब ये बुढ़ापा यहाँ पे दाखिल हो गया। ऊपर तक हम लोगों ने क्योर नहीं किया, तो अब ये क्या है कि अब बुढ़ापा आ गया। फिर क्या है जी, सेलुलर सीनेसेंस। सेलुलर सीनेसेंस से अब ये वो स्टेज आ गई, अभी हमने इतने ज़्यादा हमारे डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, हमारे टीलोमर शॉर्ट हुए हैं, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल में भी डिस्फेक्शन कर लिया, लेकिन अभी भी हम लोगों ने एजिंग को क्योर करना स्टार्ट नहीं किया। तो फिर क्या होगा, सेलुलर की जो होगी ना सीनेसिस हो जाएगी। क्या होगा,
अब ये वो स्टेज है जहाँ पे सेल जो बिल्कुल डोरमेंट हो जाएगा, ना डिवाइड करेगा ना रेप्लिकेट करेगा, कुछ नहीं होगा, बस एक जगह डोरमेंट हो जाएगा। जब सेल डोरमेंट हो जाएगा तो क्या होगा कि हम बस वो एक जगह रुक जाएगा, बस उसका यही होगा कि या वो डिजीज़ काज करेगा या वो डेथ से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम इसको ना कर सकते हैं, क्या और कर सकते हैं, कोई ऐसी थेरापीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है जिससे आप लोग डोरमेंट सेल को एक्टिव स्टेज में ला सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स नेसिंग पाथवे। अब यहाँ तक तो हमारे पास बात थी कि सेल ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे हमने क्योर नहीं किया। अब क्या होगा, न्यूट्रिएंट। अब क्या है, जब न्यूट्रिएंट में क्या आएगा कि जब हमारा बॉडी का इंसुलिन लेवल, मेटाबॉलिज्म लेवल, ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इस लेवल को बैलेंस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर से हमारे सारे जीन्स गड़बड़ हो चुके हैं। यहाँ पे आके जो बैलेंस करना था वो नहीं हो पाया। अब यहाँ पे एक शख्स का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, अब वहाँ पे उसका ग्लूकोज लेवल ठीक नहीं होगा, उसका ब्लड प्रेशर लेवल ठीक नहीं होगा, उसका मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट सेंसिंग पाथवे ये वही है कि न्यूट्रिएंट का जो बैलेंस है वो ठीक से नहीं होगा। तो अब ये परमानेंट एजिंग यहाँ पे आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखेंगे, यहाँ तो हमारे पास ह्यूमंस के अंदर तो हमारे पास अनहेल्दी मतलब एजिंग हो रही है ना, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ड्रोसोफिला, माइस और यीस्ट, तो इनके अंदर क्या हो रही है, इनके अंदर हेल्दी एजिंग हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ड्रोसोफिला की जो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे होती है उनके अंदर होती है म्यूटेशंस। जब उसके अंदर म्यूटेशंस होती है तो वो जो जीन है ना वो उसको मतलब एजिंग करने से बचा लेते हैं। समझ गए आप लोग। फिर है कि माइस। अब माइस में क्या होता है कि माइस में ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब हर इंसान के अंदर, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन तो प्रेजेंट होता है ना, लेकिन जो माइस के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो उसको एंटी एजिंग वर्क करवा रहा होता है ना, मतलब उसको एजड होने से बचा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब अगर वो मर भी जाता है लेकिन वो अपनी आखिरी दम तक वो एक्टिव स्टेज में रहता है। लास्ट पर अगर हम बात करें तो यीस्ट में हमारे पास एक जीन प्रेजेंट होता है SIR2। इसको हम कहते हैं साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर 2। ये क्या करवाता है, ये मेटाबॉलिक की रेगुलेशन करवाता है। ये मतलब यीस्ट के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रेगुलेट करवा रहा होता है और उसके लाइफ स्पैन को रेगुलेट कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के हमारे पास आते हैं जीन्स या फैक्टर, इसको फैक्टर्स कह सकते हैं आप, कि कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं जो कि एजिंग होने से बचा रहे हैं हमारे बॉडी में। सबसे पहले हमारे पास है FOXO3A। ये क्या है कि फोर्क हेड बॉक्स 3 इस फैक्टर का नाम है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये क्या करता है, जो हमारे ना स्ट्रेस है उसको रेजिस्टेंस करता है, DNA को रिपेयर करता है और सेल साइकिल में की जो रेगुलेशन करवाता है और आल्सो टेक पार्ट इन दी मेटाबॉलिज्म। फिर हमारे पास होता है APOE फैक्टर। इसे कहते हैं कि एप्लियोप्रोटीन फैक्टर। अब एप्लियोप्रोटीन फैक्टर क्या है, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवा देता है, हमारी ना बॉडी के अंदर लिपिड को बैलेंस कर रहा होता है। लेकिन अब इसका क्या यहाँ पे एक और है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि अगर जब ये हमारी बॉडी में लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है तो ये अल्जीमर डिजीज़ का रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसके 3 टाइप्स होती हैं, एप्लियोप्रोटीन 1, एप्लियोप्रोटीन 2, एप्लियोप्रोटीन 3। लास्ट में हमारे पास है TRT। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है टीलोमरेज की एक्टिविटी। जैसे कि हमने बात की कि टीलोमर की शॉर्टनिंग, ये टीलोमर को शॉर्ट होने से बचाता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन वही हमने बात की कि जैसे कि आजकल बहुत सारी बीमारियों का इलाज आ गया है, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज आ गया है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का इलाज आ गया है, न्यूरो जो डिग्रेशन है हमारे पास बीमारियां, उनका भी इलाज आ गया। इसी तरह से हमारे पास एजिंग का भी इलाज आ गया। एजिंग के इलाज में हमारे पास थेरापीज़ होती हैं, हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, हमारे पास डिफरेंट एंटी एजिंग क्रीम्स चलती हैं, एंटी एजिंग टैबलेट्स हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कुछ है। अगर आप लोग करना चाहो तो बहुत सारी क्लिनिकल एप्लीकेशन जिससे हम आप एजिंग होने से बचा सकते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन में बात करें तो अगर हम बात करें कि ये अब एजिंग का टॉपिक अब इतना मतलब इतना कोई ज़्यादा हो गया, लोगों के अंदर क्रेज़ आ गया है कि उन लोगों ने ना अपने आप को एजिड होने से बचाना है, तो वो हर ऐसी अप्रोच करेंगे जिससे वो एजिड होने से बचे। लोगों ने थेरापी से करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा या फ्यूचर में क्या होगा कि बहुत लोग जो है ना वो अपने आप को बूढ़ा होने से बचाएंगे और ऐसे ही लाइफस्टाइल अपनाएंगे कि वो बूढ़ा होने से बचें, और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे जैसे साथ बढ़ रही है इसी तरह से वो इनको इस काम में सपोर्ट करेगी।
देन हम कंक्लूजन की बात करें तो लास्ट पे यही है कि एजिंग इज़ जेनेटिकली रेगुलेटेड, क्योंकि ये जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है। उसके पास हमारे पास टीलोमर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए रिपेयर होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और एपिजेनेटिक्स जो हमारे पास मॉडिफिकेशन है वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एजिंग इज़ नेचुरली प्रोसेस, इसको हम रोक नहीं सकते लेकिन ओवरकम कर सकते हैं, आहिस्ता कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम लोग अगर स्लो डाउन करना चाहते हैं तो हम अपनी डाइट को बैलेंस करें, जैसे कि फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी हम लोग जितने ज़्यादा इनटेक करें। उसके बाद हम लोग जो प्रोसेस फूड है उससे दूर रहें, प्रोसेस ड्रिंक से दूर रहें, हेल्दी डाइट करें, एंटी एजिंग टैबलेट्स यूज़ करें, एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करें, एंटी एजिंग मतलब जो प्रोसेस्ड एंड फूड होता है उससे हम लोग दूर रहें, तो हम लोग एजेड होने से बच सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।